आपको कॉपी में हो सकता है कुछ लिखना नहीं पड़े, आपको खाली सुनना है और आपको इन्वॉल्व होकर डिसीजन लेना है, ठीक है। द आइडिया इज आपका सब पढ़ा हुआ है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग कर रहे हैं, आंसर भी हमने लिख के दिया हुआ है। ओके, कम रीड द इलस्ट्रेशन नंबर 1। वी आर डूइंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, पेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, इलस्ट्रेशन 1। केयरफुली रीड करेंगे और प्लीज आप आंसर तुरंत मत देखिएगा, ठीक है। आंसर आपके पास है, आप बार बार देख सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग डिस्कशन करेंगे तो आप आंसर मत देखिएगा। आंसर को हाथ से छुपाइए और फिर उसको पढ़िए, मजा आएगा आपको बहुत। पीपीई के क्वेश्चन आंसर्स हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से इस एग्जाम में आने चाहिए आने वाले कुछ सालों तक, दिल कम, बिकॉज AS10 हैज बीन रिवाइज्ड ना, तो क्वेश्चंस आएंगे। आजकल लेकिन स्टोर सब में रेस्टोरेंट खुल गया, ऊपर में CCD तो बहुत सारा स्टोर में खुल गया, देखा है कि नहीं? सैम वहां गए थे, क्या नाम, ये जो साउथ सिटी में शॉपर स्टॉप है ना, शॉपर स्टॉप, उसके अंदर में CCD खोल दिया है, खाली कनॉट प्लेस में अंदर में CCD खोल दिया। शॉपिंग करो, कॉफी पियो, फिर शॉपिंग करो, फिर आराम से कॉफी पियो बैठ के, बढ़िया बना दिया है। लेकिन अंडर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन अभी भी हम लोग तो खरीदे खूब। जिस तरह से 200-300 रुपए एक तो कॉफी का लूटता है वो, हम तो एक बार पता नहीं, स्टारबक्स तो बहुत दिन से है मेरे पास, क्या नाम, टाटा टी तो बचपन से होल्डिंग है मेरा। एनीवे, ये देखो अभी इधर कहां कहां चल जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, हम लोग एक स्टोर का रिनोवेशन कर रहे हैं और करीब करीब कितना खर्चा लगेगा उन्होंने नहीं बताया, पर बिकॉज ऑफ दैट रीमॉडलिंग हम लोगों का रेवेन्यू या इकोनॉमिक बेनिफिट उससे बढ़ने वाला है। तो अगला आपसे सिंपल से सवाल पूछ रहा है कि ये जो रीमॉडलिंग में जो खर्चा लगेगा, अभी लगा भी नहीं है, अगला एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम लोग जो रीमॉडलिंग में खर्चा लगाएंगे जिसके कारण हम लोगों का इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेगा, तो क्या हम लोग इस तरह के सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को जो हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट को बढ़ाएगा, क्या हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? सिंपल सा क्वेश्चन है। कर सकते हैं, रादर करना चाहिए, कर सकते हैं। ये अंडरस्टेटमेंट, लूज वर्ड, स्ट्रॉन्ग वर्ड इज यू हैव टू कैपिटलाइज इट, बिकॉज इन एनी वे एनी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन योर कैपिटल एसेट which increases the economic benefits generated out of that should be capitalized as per accounting standard 10 plant property and equipment। यही खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस कब कहलाता बताओ? यही खर्चा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कब कहलाता? अगर ये पुरानी अर्निंग को मेंटेन करता। जैसे अभी साउथ सिटी में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस चल रहा है, कोई भी अगर उधर का इलाका का बंदा होगा तो वो जानता होगा। नहीं, वो टाइम आ गया था इसीलिए। लेकिन वो लोग रिपेयर मेंटेनेंस के अलावा भी एक काम कर रहा है, ऊपर में एक फ्लोर ऐड भी कर रहा है। तो ऊपर में जो एक फ्लोर ऐड करेगा उसका खर्चा विल बी कैपिटलाइज्ड, पर बाकी जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So you have to be very careful what is repair and maintenance and what is addition. Addition is always going to increase the economic benefit and repair maintenance is something that is going to maintain your economic benefit. Clear है? Next question पढ़ो, 2 नंबर। हम लोगों ने इसका आंसर दिया yes, it should be capitalized। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं।
आप उसमें रिलेटेड टू इशू 2 एंड 3 छोड़ दीजिएगा, आप नॉर्मल बातचीत कीजिएगा, आंसर नहीं देखेंगे। हाँ, वन मिनट। आपके लिए एज 10 का बुक भी टाइम टू टाइम खोल के रखते हैं ना, मजा आएगा। ये देखिएगा यहां पे रिप्लेसमेंट एंड इंस्पेक्शन पे क्वेश्चन है। आपको मालूम, अगर हम लोग कोई पार्ट रिप्लेस करते हैं या कोई मेजर इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं तो कैपिटलाइजेशन होता है। याद है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट में हम आपको पढ़ाए थे। पार्ट पार्ट अकाउंटिंग होता है जिसको मैं कंपोनेंट अकाउंटिंग बोलता था। एक ही एसेट का अगर 5 पार्ट है तो पार्ट पार्ट डिवाइड करके अकाउंटिंग होता है डिप्रिसिएशन के पर्पस के लिए। डू यू रिमेंबर दैट? ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूं। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग कि अगर मान लीजिए हम एक नया पार्ट लगा रहे हैं और पुराना पार्ट हटा रहे हैं और मेरी बैलेंस शीट में पुराना पार्ट का वैल्यू किया हुआ नहीं है। पहले तो कोई कंपोनेंट अकाउंटिंग करता नहीं था, तो बोला मेरे पास वैल्यू किया हुआ नहीं है पुराना पार्ट का। उस वक्त हम डिवाइड नहीं किए थे, तो अभी नया पार्ट लगा रहे हैं, तो क्या करें? द क्वेश्चन आई एम रीडिंग कि व्हाट विल हैपन इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस माने ओल्ड पार्ट was not identified in the transaction in which the item was acquired or constructed। जब हमने वो एसेट बनाई थी तब मैं उस पार्ट का अलग से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया था, तो क्या करना है? इंस्टीट्यूट ने बोला आप भूल गए हैं, मैंने पढ़ाया था। इंस्टीट्यूट ने बोला आप उस वक्त क्या किए थे क्या नहीं किए थे इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर आप आज नया पार्ट रिप्लेस करते हैं तो आपको पुराने पार्ट का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज ओल्ड पार्ट विल बी डीरेकॉग्नाइज्ड एंड न्यू पार्ट विल हैव टू बी रिकॉग्नाइज्ड। वही कैपिटलाइज, उसी को रिकॉग्नाइज बोल रहे हैं। तो आप पहले आइडेंटिफाई किए थे या नहीं किए थे हमको मतलब नहीं है। इवन एज 10 2 लाइन और आगे जाता है, बोलता आप अगर उसको अपने इंटरनल डिटेल से नहीं भी निकाल पाते हैं, पहले तो बोला आपको निकालना तो पड़ेगा ही, आप पता कीजिए उसका अमाउंट। बोला आप अगर अपने इंटरनल रिकॉर्ड से उसका पार्ट नहीं भी पता कर सकते हैं तो एक्सटर्नल डिटेल से पता कीजिए, एक्सपर्ट को बुलवा करके लाइए, उस तरह का मार्केट ट्रांजैक्शन से पता कीजिए कि आज के दिन उसका वैल्यू ऐसा है तो 10 साल पहले कैसा होगा, वहां से पता कीजिए। बट समहाउ और दी अदर आपको उस पार्ट का वैल्यू पता करना पड़ेगा, ओल्ड पार्ट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और न्यू पार्ट को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इज इट डन? तो इसमें हमारा आंसर है कि इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस पार्ट वाज नॉट आइडेंटिफाइड, स्टिल आई मीन एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन और बाइंग द एसेट, स्टिल वी हैव टू फाइंड इट आउट एंड द ओल्ड पार्ट हैज टू बी डीरिकॉग्नाइज्ड एंड द न्यू पार्ट हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इज इट डन? आगे एक बार सॉल्यूशन भी पढ़ लीजिए आप लोग अभी, दो नंबर का। डीरिकॉग्नाइजेशन अकर्स, होना ही पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉस्ट वाज आइडेंटिफाइड और नॉट। क्लियर? अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 का क्वेश्चन का जवाब मैंने अभी दे दिया। 3 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। 3 नंबर बोला व्हाट विल बी योर आंसर इन द अबव क्वेश्चन इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल फॉर एन एंटरप्राइज टू डिटरमाइन द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस्ड पार्ट और इंस्पेक्शन। हाँ, नहीं अगर पॉसिबल है तो भी बाहर वाला सर्विस से हेल्प लो, उस तरह का सिमिलर पार्ट का वैल्यू पता करो। अरे आज भी तो रिप्लेस कर रहे हैं तो वैसा पार्ट का मार्केट वैल्यू पता है ना, तो वो मार्केट वैल्यू अगर आज है तो 10 साल पहले आप जब लगाए थे
तो उसका वैल्यू कैसा होगा अंदाजा लगाओ। और वहां से आज तक तुमने डिप्रिशिएट करके WDV निकाला होगा। ऐसे समझो ना बेटा, सुन मैं तुमको तरीका देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आज हम कोई चीज रिप्लेस कर रहे हैं, कोई पार्ट रिप्लेस कर रहे हैं। अब इसका कैमरा ही रिप्लेस कर रहे हैं मान लो। अब ये एक पूरा मान लीजिए सेट है, उसका कैमरा एक तो पार्ट है। तो आज हम रिप्लेस कर रहे हैं, मेरा 2 लाख रुपया लग रहा है। खरीदे थे 10 साल पहले, तो 10 साल पहले इस कैमरा का दाम कितना रहा होगा उसको असेस कीजिए। फिर वहां से आप डिप्रिसिएशन दिए होंगे अभी तक, उसका WDV पता कीजिए और फिर उसको डीरिकॉग्नाइज कीजिए। So you can't take it lightly. You have to take the services of expert for doing this. Okay? Question number 4 देखिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग जरूर फाइट करेंगे मेरे साथ, देखते हैं क्या होता है। प्लीज सॉल्यूशन मत देखिएगा। क्वेश्चन समझे क्या है? एक फैक्ट्री प्रॉपर्टी है रे, बिल्डिंग बनाया है, उसमें मशीन लगा हुआ है। अब उस कंपनी का मन है कि इस प्रॉपर्टी को, जो बिल्डिंग है ना, फैक्ट्री बिल्डिंग है, उसको तोड़ दिया जाए, नया बिल्डिंग बनाया जाए। ठीक है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि उसके पास जो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह था ना, उसको रिप्लेस करना पड़ रहा है, माने दूसरी जगह पे ले जाना पड़ रहा है। और दूसरी जगह पे ले जाएंगे न्यू लोकेशन में, तो सेटअप करने का 5 लाख रुपया लगेगा। जिस जगह पे लेके जाएंगे वहां रेंट लगेगा 15 लाख रुपया, एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और जब उठा करके लेकर के जाएंगे यहां से वहां, फिर वहां से यहां लाएंगे, तो 3 लाख रुपया का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। तो वो पूछ रहे क्या इस खर्चा को भी कैपिटलाइज कर सकते हैं, या खाली जो बिल्डिंग बनेगा उसी खर्चा को कैपिटलाइज करने मिलेगा? ये खर्चा को कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या? दैट इज द क्वेश्चन। ऑब्वियसली जो बिल्डिंग नया बनाएंगे उसको तो आप कैपिटलाइज करेंगे ही। बताइए इसके बारे में करने मिलेगा? नहीं मिलेगा। इज द गुड आंसर। क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, द आंसर इज असेट कंस्ट्रक्शन का खर्चा ही नहीं है, ये असेट कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंडिचर ही नहीं है। दीज आर नॉट द डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट विच हैव बीन इनकर्ड टू ब्रिंग द असेट इन सच ए मैनर दैट इट इज रेडी टू बी यूज्ड एज पर द इंटेंशन। याद है वर्ड बोलता था मैं? हाँ, मैनेजमेंट जिस तरह से असेट से काम लेना चाहता है, ये खर्चा सब उस तरह का असेट को बनाने के लिए लगा ही नहीं है। तो इस तरह के खर्चे को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही भेजना पड़ेगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। एक मिनट, इसको लेकर के कई लोग डिबेट करते हैं, पर मेरा माइंड एकदम ठीक है। मैं मानता हूं इंस्टीट्यूट ने एकदम सही व्यू लिया है, पर डिबेट करते हैं लोग, अरे सर नहीं करेंगे तो बिल्डिंग कैसे बनेगा, नेसेसरी तो है ही, खर्चा तो करना ही पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट बोलता कौन आपको बोल रहा खर्चा नहीं करना पड़ेगा? अरे रेवेन्यू खर्चा भी तो करना तो पड़ता ही है, स्टाफ को सैलरी भी देना तो पड़ता ही है, पर क्या ये असेट क्रिएशन का खर्चा है? ये हम लोग बोल रहे हैं। Institute is never saying this expenditure was not necessary. Institute is saying the expenditure was not necessary for the creation of the asset. क्योंकि asset already बना हुआ है, आप ऐसे का ऐसे asset को यूज करेंगे वापस। आप उठा के ले जा रहे हैं, फिर उठा के ला रहे हैं वापस, यहां से ले जा रहे हैं, फिर वापस उठा के ला रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपको बिल्डिंग तोड़ना है। Did you get it? तो हम इस खर्चा को कैपिटलाइज करने नहीं देंगे। तुम कुछ बोल रहा था, डिसएग्री करता है या अग्री है? नहीं, आउटफ्लो तो है ही। ओहो, आप प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। यहां प्रॉब्लम इस चीज का नहीं है तुम जो बोल रहे हो। यस, यहां ओनली क्वेश्चन इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। सो इट इज डन। आपने अच्छा ऑब्जर्वेशन किया कि आपने मना कर दिया, और आप आंसर यही दीजिएगा कि दीज आर नॉट द कॉस्ट इनकर्ड। बोलिए क्या? टू ब्रिंग द एसेट टू इट्स लोकेशन एंड कंडीशन सो दैट इट इज केपेबल ऑफ वर्किंग
हाँ, एज इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, ये वर्ड लिखिएगा जरूर, इस पे मार्क्स रहेगा। गुड, वेरी गुड। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पढ़िएगा। ये भी एक तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लगा हमको ये क्वेश्चन। सबसे मजा 6 नंबर है। इसमें ये लोग 3 एक्सपेंडिचर के बारे में पूछ रहा है। एक तो वो जो आप लोगों का बेसिकली वो जो रिमॉडलिंग और कंस्ट्रक्शन वगैरह में खर्चा लगेगा, एक वो जो स्टाफ लोग स्टोर वोर वगैरह लोग का तैयारी करेगा उसकी सैलरी वगैरह है। रिमॉडलिंग कॉस्ट नहीं है, अलग से जो ओपनिंग करने में जो तैयारी वारी लगेगी वो, और उसी में जो यूटिलिटीज वगैरह है, नाश्ता पानी वगैरह का जो खर्चा और चाहे मान लो वो सब। बोलिए क्या व्यू बनता आपका? गुड। देखिए तो बच्चे का ऑब्जर्वेशन, आई एम विथ हिम। बच्चा बोल रहा जो फर्स्ट वाला एक्सपेंडिचर है ना, जो ऊपर वाले पैराग्राफ में लग रहा है, हाँ वो वाला पोर्शन, बोला हम लोग उसको कैपिटलाइज करने के मूड में हैं, लेकिन जो बाकी खर्चा सब है, सैलरी वैलरी ऑफ द स्टाफ और अदर यूटिलिटीज एक्सेट्रा वट एवर इज बीइंग स्पेंट, वो ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि दे आर द एक्सपेंडिचर डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल to bring the asset to its location and condition so that it can work as per the intention or as intended by the management। तो नीचे का 2 खर्चा हम कैपिटलाइज करने के मूड में नहीं है, पर ऊपर वाला खर्चा तो हाँ हार्डकोर कैपिटलाइजेशन है। एकदम सेम व्यू है इंस्टीट्यूट का। गुड, मतलब अभी आप लोगों का एक तो स्टैंड हम देख रहे हैं कि कोई भी खर्चा आप कैपिटलाइज करने के मूड में नहीं है। यू आर जजिंग कि वेदर इट इज ए डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है या नहीं है। एनी एंड एवरी एक्सपेंडिचर कांट बी कैपिटलाइज। समथिंग विच इज रेवेन्यू, टेक इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी नाइस। 6 तो जबरदस्त क्वेश्चन है। 6 में तो इंस्टीट्यूट का टफ स्टैंड देख के हमको मजा आ गया। बवाल क्वेश्चन है 6 नंबर। देखे कि नहीं क्या हुआ इंस्टीट्यूट, माने क्वेश्चन का क्या व्यू, हम ये बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूट का व्यू तो आंसर में है। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक अम्यूजमेंट पार्क बना है और ऑब्वियसली रेडी हो गया है। ऑब्वियसली देखने से लग रहा है आपको क्वेश्चन पढ़ के रेडी है वो। अभी वो 3 महीना के लिए सॉफ्ट ओपनिंग कर रहा है। 3 महीना 4 महीना मुझे नहीं मालूम, वो आप देख लीजिएगा। उसमें वो क्या कर रहा है, कस्टमर को जो टिकट का नॉर्मल दाम है उससे आधा दाम में माल बेच रहा है, टिकट आधा दाम में बेच रहा है और 80% ऑफ द कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा है। ऑब्वियसली उसको रेवेन्यू कम आएगा और खर्चा ज्यादा लगेगा। इस पीरियड में एक्सपेंडिचर विल बी मोर एंड इनकम विल बी लेस। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि इसका जो नेट खर्चा है मेरा, जैसे मान लो रेवेन्यू आया 200 करोड़ रुपया और खर्चा लगा मान लो 250 करोड़ रुपया, तो बोल रहा हम इस 50 करोड़ रुपया को कैपिटलाइज करना चाहते हैं कि भी एक तरह से ट्रायल रन एक्सपेंडिचर ही तो है मेरा।
क्या लगता है आप लोगों को इंस्टीट्यूट क्या बोला होगा? हाँ, मना कर दिया। क्यों आपको लगा ऐसा? आप लोग गुड। हाँ, और देखिए ये बच्चे का कितना स्ट्रांग स्टैंड है। बच्चे ने बोला आपका बिजनेस जब तक ब्रेक इवन नहीं करेगा, आप बोलेंगे तब तक का हम खर्चा को कैपिटलाइज करते रहेंगे, वो थोड़ी कोई मतलब है। इंस्टीट्यूट भी इसी तरह से बोला, हालांकि वर्ड्स उसका ये नहीं था, व्यू उनका यही था। बोला सर क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कि ट्रायल रन कर रहे हैं? ऐसे कोई ट्रायल रन होता है क्या कि कुछ भी बोल दिए ट्रायल रन, नाम दे दिए ट्रायल रन तो ट्रायल रन? आप बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस चालू हो गया, ऑपरेटिंग चालू हो गया। आप ये खर्चा वो नहीं है कि जिसको आप बोलेंगे वी आर इनकरिंग दिस एक्सपेंडिचर, हाँ, विच विल मेक द एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। ऐसा है ही नहीं। योर एसेट इज रेडी, योर एसेट इज रेडी, यू आर डूइंग द ऑपरेशन। जस्ट कि रिस्क ज्यादा नहीं हो, हम चला के देख लें क्लास। जैसे मैं शुरू में एकदम यही करता था। एकदम शुरू में मेरे को डर लगता था, इतने सारे बच्चे, एकदम 96 की बात बोलो, जब तुम लोग के जितना एज का होगा मैं, मेरे को लगता था इतने सारे बच्चों को हम डिलीवर कर पाएंगे क्या लेक्चर? तो मैं एक बच्चे को बिठा के पढ़ाता था, तुम बैठ, हम तुमको समझा पा रहे हैं कि नहीं हम देखेंगे। तो क्या वो सब कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर है? ऑपरेशन चालू हो गया सर। हमको लॉस हुआ शुरू में 2 साल। हाँ, एक बच्चा को सीए फाइनल, आई रिमेंबर। सीपीटी पढ़ाता था मैं, सीपीटी। आईपीसीसी मैंने बहुत बाद में ऐड किया। चलो आपका व्यू करेक्ट। नंबर 7 देखो, पूरा करेंगे 16 क्वेश्चन, उधर वाला भी। हाँ, कोशिश करो। 15 मिनट देर से जाएंगे। हाँ, आज 10 बजे नहीं जाएंगे, 10:15। $10 लाख का एक लैंड है, कंपनी उसको क्या किया? एक्सचेंज कर दिया। बदले में क्या क्या मिला उसको? 20 लाख का कैश मिला और 25 लाख रुपए का मशीनरी मिला। तो वो पूछ रहा है कि जो असेट सब मिला है उसको कैसे रिकॉर्ड करें, प्रॉफिट लॉस कैसे रिकॉर्ड, माने ओवरऑल रिकॉर्डिंग का आइडिया पूछ रहा है आपसे। इसमें इंस्टीट्यूट का एक तो बात बोलना था आपको, मैं अभी बता रहा हूं, उस समय बोला कि नहीं मालूम नहीं। इंस्टीट्यूट का ये बोलना है कि अगर बार्टर सिस्टम पे कोई ट्रांजैक्शन होता है ना, बार्टर सिस्टम में, तो ये जरूर देखा जाता है वेदर द ट्रांजैक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस और द ट्रांजैक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस। मतलब आपके बार्टर करने के बाद चीजें सिग्निफिकेंटली बदलेंगी कैश फ्लोज या नहीं बदलेगा, वेदर द ट्रांजैक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस या बस ऐसे ही कर ले रहे हैं आप। इफ द ट्रांजैक्शन हैज कॉमर्शियल सब्सटेंस तो बार्टर सिस्टम में मैंने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करने बोला था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन अगर आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते तो मैंने बोला था बुक वैल्यू पे भी रिकॉर्ड होता है। ओके ना, उसमें कहानी वाज दैट कि अगर ट्रांजैक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस, नहीं है उसमें अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस, फेयर वैल्यू अवेलेबल भी होना तो भी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि कुछ बदला ही नहीं, आप खाली एक्सचेंज करके एसेट को दूसरा एसेट ले लिए। बट हियर सेकेंड क्वेश्चन में देखिएगा आप कि भले 7 नंबर पढ़िए क्या लिखा है, बोले क्या करेंगे आप? 2 एसेट को डेबिट कीजिए, वैल्यू बताइए। 20 लाख और 25 लाख। एक एसेट को क्रेडिट कीजिए 10 लाख। सबका डेबिट क्रेडिट का नाम बताइए। कैश अकाउंट डेबिट 20, मशीनरी अकाउंट डेबिट 25 lakhs, टू लैंड 10 lakhs, टू प्रॉफिट, वही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 35 lakhs। ये एकदम सिंपल ट्रांजैक्शन है जो किसी भी बच्चे को आराम से समझ में आ जाएगा। मजा उसके नीचे वाले में है, उसका हेडिंग पहले पढ़िएगा। एक्सचेंज ऑफ असेट दैट लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस, शुरुआत ही वहीं से हुआ। आप ट्रांजैक्शन पढ़िएगा, फिर मैं आपको बुक दिखाऊंगा। इसी बुक में, आपके पास भी ये बुक है, इसी बुक में आपको पलटने में टाइम लगेगा, मेरा पलटा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा।
पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए। पढ़ लिए? साफ साफ उन्होंने लिखा ना, द ट्रांजैक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस। ये देखिए मैं एक पैरा पढ़ता हूं आपके सामने, आपके बुक में है 17, मैंने टिक भी लगाया है, मैं पढ़ता हूं अभी आवाज दे करके। हाँ, द कॉस्ट, सब कोई बोर्ड पे देखो, द कॉस्ट ऑफ एन आइटम अक्वायर्ड इन बार्टर सिस्टम, द प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। जो आपने पिछले सम में किया, unless the exchange transaction lacks commercial substance। अब हमारा ये सम में क्या हो गया? द ट्रांजैक्शन इज, बोलो, लैकिंग कॉमर्शियल सब्सटेंस। उसका आंसर नीचे दिया है, देखो, दे शुड बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अब देखो, इफ द एक्वायर्ड आइटम्स आर नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, ये तब होता है व्हेन ट्रांजैक्शन लैक्स कॉमर्शियल सब्सटेंस। तो लिखता है दे शुड बी मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट गिवन अप, माने बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आप बताइए, बुक वैल्यू आपकी गाड़ी का कितना था? गाड़ी रिप्लेस की कि जमीन? गाड़ी कितने की गाड़ी थी? वो 13 लाख की। बदले में आपको क्या क्या मिला? कैश मिला और एक नई गाड़ी मिली, या कोई सी भी गाड़ी मिली, उसका फेयर वैल्यू दिया हुआ है, पर आपको फेयर वैल्यू पे लिखने नहीं मिलेगा, बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज लैकिंग द कॉमर्शियल सब्सटेंस। तो कैसे लिखेंगे मालूम? कैश डेबिट, प्लांट डेबिट टू प्लांट, भाई पीपी डेबिट। तो प्रॉफिट लॉस लिखना अलाउड नहीं है, फेयर वैल्यू अलाउड नहीं है, बुक वैल्यू पे लिखना पड़ेगा। बोलो कैसे करेंगे? कैश डेबिट 10,000, 15,000, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट डेबिट 12,85,000, टू प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट 13 लाख। बुक वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। हाँ, आपको क्वेश्चन में जैसे लैकिंग कॉमर्शियल सब्सटेंस का सिंपल मतलब है कैश फ्लो सिग्निफिकेंटली चेंज हो रहा है कि नहीं, माने आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके कारण पुराना स्थिति ही मेंटेन हो रहा है या थिंग्स आर चेंजिंग। अगर पुराना स्थिति मेंटेन हो रहा है, दैट मीन्स द ट्रांजैक्शन इज लैकिंग कॉमर्शियल सब्सटेंस। बस आपको करना था, आप कर लिए। Our next question is question number 9. Easy question. You can do it very easily. कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल याद है ना? कंसिस्टेंटली कंपनी अप्लाई करेगी, कंपनी को प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी क्या चाहती है, सुन लो। कंपनी चाहती है कि मेरी जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं हम उसमें रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करें, और मेरी जो फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह है हम उसमें कॉस्ट मॉडल अप्लाई करें। तो क्या हम डिफरेंट असेट्स पे डिफरेंट मॉडल अप्लाई कर सकते हैं, या एक ही मॉडल हमको सब पे अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सन है? जल्दी बोलिए। आराम से कर सकते हैं। इवन डिप्रिसिएशन भी आप अलग अलग मेथड से चार्ज कर सकते हैं, दो अलग अलग असेट पे। ये तो बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस बिल्डिंग का पर्पज ही अलग है, कॉस्ट फैक्ट्री बिल्डिंग का कहानी अलग रहता है। तो आराम से अगर आपको अलग अलग मॉडल यूज करना है तो आप आराम से कर सकते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। सिमिलर लेकिन क्लास ऑफ असेट पे सिमिलर मॉडल यूज करना पड़ेगा। जैसे आपके पास 10 ऑफिस बिल्डिंग है
आप ये नहीं बोल सकते कि पार्क की स्ट्रीट वाले के लिए हम रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेंगे और धर्मतल्ला वाले के लिए हम कॉस्ट मॉडल फॉलो करेंगे। अगर पर्पज ऑफ होल्डिंग और वर्किंग असेट का सिमिलर है देन मॉडल शुड बी सिमिलर, अदरवाइज देयर विल बी लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए। हाँ ये मजेदार है। क्वेश्चन समझिएगा तो क्या बोल रहे हैं। बोला एसेट खरीदे हम, जब खरीदे तब से डिप्रीसिएशन देना नहीं चाहते, अगले साल से देंगे। नहीं समझे? बोलता बीच में हम वो प्रोराटा नहीं करेंगे, और जिस साल में बेच रहा उस साल में भी कुछ लफड़ा कर रहा है। क्या बोला है? उस साल पूरा डिप्रीसिएशन डालेंगे चाहे हम मई में ही बेच दिए हों। बोलिए क्या करना चाहिए? ऐसे थोड़ी होता है, जो मन में आएगा वो। वाई देन प्रोराटा डिप्रीसिएशन है ना, एक वर्ड प्रोरेटा डिप्रीसिएशन। वाई देन प्रोरेटा? साफ बोलता है इंस्टीट्यूट कि जिस दिन से एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज हो गया, डिप्रीसिएशन उसी दिन से स्टार्ट कर देना चाहिए, और जिस दिन आपने एसेट बेच दिया उसी दिन डिप्रीसिएशन रुक जाना चाहिए। ये इस तरह का मजाक आप थोड़ी कर सकते हैं just by saying that it is a policy. You cannot make a mockery of accounting standard 10. Next. Good answer. ये तो बहुत ही easy है। 11 is pretty simple, very simple. कितने साल के बाद उन्होंने रिव्यू किया? 4 साल तक कितना डिप्रीसिएशन डाला होगा? 40,000, तो 60,000 बचा ना WDV। अब क्या लग रहा है 4 साल बाद उनको? और 4 साल चलेगा, 15,000 करके मार देंगे। कोई रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट की स्टोरी है क्या भाई इस 10 में? नो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज, ऑल शुड बी प्रोस्पेक्टिव। तो योर ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्लियर, 15,000 एकदम करेक्ट आंसर है। कहीं पे 15,000 लिखा हुआ सॉल्यूशन शीट में देख लेना, एक बार तो घर जाके पढ़ भी लेना आप इसको। हाँ वैसे आप लोग एकदम करेक्ट जा रहे हो, एकदम लॉजिकल मूवमेंट है। जहां कहीं गलती और हम बता भी दे रहे, बट इट्स वेरी नाइस। अब आप 12 नंबर को देखेंगे। ट्वेल्व इज इजी। हाँ 1 नवंबर या 1 मार्च। गुड। किस लिए? सर ये सारा क्वेश्चन ना लूजली इंटरप्रीट करने का, हम लोग को जो दिख रहा है क्वेश्चन थोड़ा लूजली ले रहा है। मैनेजमेंट एज 10 को थोड़ा लूजली ले रहा है कि जैसा मन करेगा नचा लेंगे। नो, एस रूल बेस्ड है, रूल मिल गया, रूल के हिसाब से जाओ। असेट कब रेडी हो गया था? नवंबर में, और आप यूज कब करना स्टार्ट किए? मार्च से। तो आपको डिप्रीसिएशन नवंबर से स्टार्ट करना पड़ेगा। डिप्रीसिएशन कम बेसी हो सकता है, पर यू टू स्टार्ट गिविंग डिप्रीसिएशन फ्रॉम 1 नवंबर। गुड। 13 मजेदार है। 13 इज रियल इंटरेस्टिंग। 13 के ऊपर एक दिन बात भी हुई थी अपनी क्लास में, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बोलिए। गुड। केस ए में डिप्रीसिएशन नहीं देंगे। हाँ अमाउंट मिल जा रहा है, मतलब डिप्रीसिएशन ही नहीं है, क्या करें बताइए?
स्क्रैप वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू अगर मैच कर जाए, मैं क्या करूं? आई कैन डेप्रिशिएट, टेल मी हाउ कैन आई डेप्रिशिएट? गुड, आगे। हाँ, केस 2 में 1 लाख पर 20 साल, क्यों 50 साल क्यों नहीं? सर इस पे भी झमेला किए थे आप। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है सर, आप बोले थे कि असेट का लाइफ और हमारे लिए उसका यूजफुल लाइफ अलग अलग हो सकता है। जैसे गाड़ी 10 साल चलती है पर मैं 3 साल में रिप्लेस करता हूं, क्या मतलब? हमको 3 साल में डिप्रिशिएट करना पड़ेगा, नहीं समझे? असेट का वर्किंग लाइफ एंड माई यूजफुल लाइफ में बी डिफरेंट. Depreciation will be charged based on my useful life of the asset. Very nice. 14 जजमेंटल क्वेश्चन है, जजमेंट का है. 14 जरा देखिए, आप नहीं पकड़ पाएंगे तो 14 में मैं आपको हेल्प करूंगा. एंटिटी बी आपने पढ़ लिया ना एक बार, अब मैं पढ़ता हूं. द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स, इट यूजेस सम मशीन्स. द आउटपुट ऑफ द मशीन इज कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर. ऑलमोस्ट एवरी ईयर द आउटपुट इज consistent, same production output is coming out of the machine. Maintenance cost is increasing year after year, that has to increase. India is an inflationary country. New generation machines are available in every 5 years. Depreciation का मेथड कौन सा लेना चाहिए वो पूछ रहा है. स्ट्रेट लाइन, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कई सारे मेथड है ना, कौन सा मेथड लेना चाहिए? स्ट्रेट लाइन ज्यादा सिंपल लग रहा है. ऐसे भी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी लेंगे तो स्ट्रेट लाइन वाला ही आंसर आएगा. और डेप्रिसिएशन का सिलेक्शन मैंने आपको बोला था, एज 10 बार बार बोला है. हाँ, मैनेजमेंट के ऊपर है और पूरा वो लॉजिकली लेगा. जिस तरह से असेट इज गेटिंग कंज्यूम्ड, दैट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. तो उसके लिए यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज ए वेरी हैंडी मेथड. यहां पे क्योंकि प्रोडक्शन इज कंसिस्टेंट, स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं. Number 15 is very simple, very simple. क्या हो भैया, 2 लाख का एक मशीन जला, बदले में 20 लाख का एक मशीन मिल गया, क्या करना चाहिए? प्रॉफिट हुआ ना, लिखना पड़ेगा ना. तो 20 लाख का मशीन को डेबिट करेंगे, नया फेयर वैल्यू पे तो लिखना ही पड़ेगा, कहां जाएंगे? 2 लाख का मशीन को क्रेडिट करना पड़ेगा और 18 लाख को प्रॉफिट लॉस में भेजना पड़ेगा. ये सब जो क्वेश्चन आप अभी किए ना 14 ठो, डेफिनेटली आपको इजी लगा होगा क्योंकि आपने एज 10 पढ़ा, वो भी हम लोग 2 क्लास में पढ़े. एक आईपीसीसी का एज को 2 दिन पढ़ना इज वेरी गुड थिंग टू हैपन. लेकिन वो आईपीसीसी वाला एज नहीं था. पढ़ते वक्त आपको नहीं लगा ये दूसरा दुनिया का एज हो गया, अभी इंड एज आ गया ना उसके अंदर पूरा. तो दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन एज. अभी 16 नंबर सम देखिए. 10 मिनट और लेंगे, 15 मिनट. प्लीज सुनिए अच्छे से. कितने के माल को कितने में रिवैल्यू किया गया बोलिए? 600 को 1500 में रिवैल्यू किया गया. तो कितने का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है? 900 का. इसको रिकॉर्ड करने का तरीका पूछ रहा है वो. मैंने आपको कुछ बताया था कि कैसे कैसे किया जा सकता है. हाँ, स्प्लिट हो जाएगा. सुनिए कैसे. 2 तरीका है. एक तो तरीका इधर देखिए, एक तो तरीका इधर बोर्ड में देखिए. 600 1500 बन रहा है ना, हेलो, तो कितना गुना बन रहा है? 600 और 1500 को बोलिए. 1.5 गुना बढ़ रहा है, 2.5 गुना बन रहा है, 1.5 गुना बढ़ रहा है, 1.5 टाइम इंक्रीज.
तो आप इसको भी 1.5 टाइम इंक्रीज कर दीजिए, इसको भी 1.5 टाइम इंक्रीज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली WD भी 1.5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। है आपकी कॉपी में है, भूल गए अभी क्योंकि 10 दिन हो गया है, 10 दिन का ज्यादा हो गया, 1 महीना हो गया है सर। मतलब जो सुने वही, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 1500 1.5 गुना, टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 600 और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन सरप्लस 900। एक और तरीका भी है, वो हो सकता है मैंने आपको पहले नहीं बताया हो, एक और तरीका भी है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को उड़ा दो, पूरा उड़ा दो। सर उड़ाएंगे तो क्या होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, पर सर कितना प्रॉफिट होगा उसमें? 400। हम लोग का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है? 900। तो और 500 रुपया चाहिए, इस असेट को बढ़ा दो। नहीं समझे? एलिमिनेट द प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, दैट इज ऑल्सो अ मेथड। सर ये वाला आप अलग से नहीं बताए थे हम लोगों को। हाँ नहीं बताए थे क्योंकि हमको ज्यादा अच्छा नहीं लगता ये। अब साला पूछ लिया कि एक्सप्लेन द 2 टेक्निक्स इन विच इट कैन बी डन, तो कहां जाएंगे हम, तो फंस गए। 1 टेक्निक आपको हम बताए थे। सेकेंड टेक्निक इज प्रोविजन को उड़ा दो। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट खाली रुकिए। मैं आपको दोनों टेक्निक मेरे बुक में हम जरूर लिखते हैं, छोड़ते नहीं है। देखो तो कहां पे है पैराग्राफ्स में। थोड़ा हेल्प करो, खोजो। आप लोग फटफट खोजते हैं ना। 20 का बी, वाह थैंक यू बेटा, बहुत फटाफट खोजा, क्या बात। सब चीज में तुम बहुत स्मार्ट है। लेकिन देखिए 26 का बी। अच्छा 26 का ए देखिए, कैरिंग अमाउंट, हेलो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इज रीस्टेटेड प्रोपोर्शनेटली एंड डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो रीस्टेटेड। जो पहले वाले में आपने किया, असेट को 1500 से बढ़ाया, प्रोविजन को 600 से बढ़ाया, ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया 900। वो मैंने नोट्स में लिखाया भी था सम्स में। सेकेंड वाला देखिए, द एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज एलिमिनेटेड अगेंस्ट द ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट। 400 से डेप्रीसिएशन को एलिमिनेट कर दो, बाकी जो 500 बचा वो असेट को नहीं, रिवैल्यूएशन तो 900 है, असेट को बढ़ा दो। तो द जर्नल एंट्री विल बी असेट अकाउंट डेबिट 500, प्रोविजन अकाउंट डेबिट 400, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 900। ये भी चलता है, पर ये लोग यूज नहीं करते हैं। वो पहला वाला साउंड्स मोर लॉजिकल। अच्छा अब ना आप लोग चले जाइए सीधा पेज नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 1 में। ये सेम क्वेश्चन या वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हम गाइडेंस नोट में आप लोगों को करवाए थे, क्योंकि AS10 और गाइडेंस नोट एकदम कनेक्टेड है, एकदम कनेक्टेड है। तो देखिए ये क्वेश्चन को, पेज नंबर 11 में गए ना। अच्छा बाकी इंड एस वगैरह का डिस्कशन इंड एस के साथ हो जाएगा। बोलिए, शेड्यूल 2 में जो लाइफ लिखा हुआ वही लेना कंपलसरी है, या टेक्निकल एडवाइस से हम दूसरा लाइफ ले करके उसको नोट्स में डिस्क्लोज करने से हमको चलेगा? याद है इसको अलग से पैरा में करके लिखाए थे हम कि शेड्यूल 2 में जो लिखा हुआ है, ठीक है वो लिखा फॉलो करते हैं सारे लोग, लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं मेरा लाइफ अलग है, ज्यादा या कम है, तो टेक्निकल एडवाइस ले करके, लेकिन उसका रिपोर्ट को डिस्क्लोज करना पड़ता है नोट्स में। Yes, that evidence is the advice of technical expert. Good. सही है, 20 साल लेने मिल जाएगा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्क्लोजर करना है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी डिस्कस हुआ था सम। ये पुराना शेड्यूल 14 का बात है।
उसको नया शेड्यूल 2 से मारपीट करा रहा है। क्वेश्चन समझे कि नहीं? क्वेश्चन बोल रहा है कि ओल्ड वाला जो शेड्यूल 14 था, आप लोग तो हो सकता ओल्ड वाला, आप लोग तो आईपीसीसी तो ओल्ड वाला शेड्यूल 14 से किए होंगे, या उस वक्त आ गया था ये तुम लोग का शेड्यूल 3 नया वाला? नहीं आया था ना। तो उस वक्त क्या था, शेड्यूल 14 का मिनिमम रेट्स प्रिस्क्राइब होता था। तो ये मैनेजमेंट ने क्या बुद्धि लगाया, बोला मेरा ओल्ड वाला रेट है, ओल्ड वाला रेट हम उससे लाइफ निकाल लेते हैं बैक कैलकुलेशन करके, फिर उस लाइफ को अभी यूज कर लेते हैं नया सिस्टम में। हम शेड्यूल 2 वाला लाइफ देखेंगे ही नहीं, शेड्यूल 14 के रेट से लाइफ निकाल के हम लाइफ मान के उसको डेप्रिसिएशन करना चाहते हैं। डिराइव्ड यूजफुल लाइफ बोलते हैं उसको, डिराइव्ड फ्रॉम शेड्यूल 14। वो लेने मिलेगा या शेड्यूल 2 में जो लाइफ है वो लेना पड़ेगा? हाँ, वो डिराइव्ड लाइफ वहां से फिर ये क्यों दिए शेड्यूल 2? फिर हम लोग क्यों बनाए जी, कंपनीज एक्ट ने क्यों बनाया? बोल ही देता वही वाला लाइफ को निकाल निकाल के ले लो। हाँ, शेड्यूल 2 के लाइफ से आप रेट निकाल के WTP दे दो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। पर शेड्यूल 14 का लाइफ और शेड्यूल 2 का लाइफ आर नॉट सेम। पेज नंबर 12 में जाइए। ट्वेल्व का A19 वाला सम, A17 वाला सम और फिर से A9 वाला सम, सॉरी ये तीनों डिस्कस्ड सम है, आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। ओल्ड है, इसमें कुछ नया नहीं है, नथिंग इज फ्रॉम द अमेंडमेंट ऑफ AS10। तो ये आप लोग खाली रीडिंग कर लीजिएगा खुद, ओके। ये तीनों सम आप AS10 का कंपोनेंट अकाउंटिंग का एक सम है उसको देखिए। AS10 का कंपोनेंट अकाउंटिंग का एक सम है और एक रीवैल्यूएशन का सम है, इन दोनों को देखिए। कंपोनेंट अकाउंटिंग याद है ना? देखिए बड़ा सिंपल सम है, सब करके दिया है। पेज नंबर 13 देख रहे हो आप, है ना? 10 नंबर। 70 लाख में बिल्डिंग खरीदा है, स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन देगा बोला है, कंपोनेंट निकाला है, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है ये सब सम सीधा जेरोक्स करके फिगर के साथ सेम सेम आता है। टफ भी आएगा, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन एकदम हम श्योर हैं क्योंकि हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, 20-22 साल से। इस 14-15 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन अगले 2-3 साल में आएगा ही आएगा लगातार। ये सब क्या इंस्टीट्यूट का FAQ है, नहीं समझे? और वो लोग ये देखता है कि बच्चा इसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब जैसे वो डेप्रिसिएशन वाला ही है, थोड़ा सा उसमें जगलरी था कि नहीं हमको बताओ, खास करके हाँ जो पिछले वाला जो रिवैल्यू वाला 1500 वाला। अब वो क्वेश्चन पूछ देगा और आपको वही वाला आंसर लिखना पड़ेगा जो डिस्कस्ड हुआ है, और आप नहीं लिख पाएंगे, मार्क्स तो जाएगा ना जी। अब मान लो किसी को कंपोनेंट अकाउंटिंग नहीं मालूम, तो समझ नहीं पाएगा ना, तो बोलेगा असेट का डिप्रिसिएशन दो, 70 लाख डिवाइडेड बाय 50 1.4। अरे 70 लाख की असेट है ना, 50 साल की लाइफ है ना, खरीदे तो बिल्डिंग ही थे ना, तो मारो डिप्रिसिएशन 1.4, वो तो रॉन्ग होगा ना। डिप्रिसिएशन के लिए देयर हैज टू बी कंपोनेंट अकाउंटिंग, और कंपोनेंट का पूरा सम बना करके दे दिया। कितने कंपोनेंट है वहां पे? लैंड, रूफ, लिफ्ट, फर्नीचर और रिमाइंडर। बाकी का वैल्यूएशन करा दिया, रिमाइंडर बिल्डिंग को दे दिया, सबका लाइफ दे दिया। लैंड का इनफाइनाइट लाइफ दिया, किस लिए रे? नो डेप्रीसिएशन, याद है ना? लैंड में डेप्रीसिएशन नहीं होता बिकॉज ऑफ दिस इनफाइनाइट लाइफ। बाकी सबका डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकालने बोला है, निकल जाएगा, खाली डिवाइड ही तो करना है। स्क्रैप 0 है, फटफट फटफट निकल जाएगा। आंसर देखिए 1,75,000 आएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे देखो उसको।
कितना साल के बाद रिवैल्यू किया उन्होंने? तो 3 साल का डिप्रीसिएशन पहले कैलकुलेटर पे मार लो, 7,500। WDV बचा कितना? 42 को इन्होंने 60 में रिवैल्यू किया, 17,000 18,000 का रिवैल्यूएशन है। ठीक है, ये तो बच्चा क्वेश्चन है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि एज 12, एज 16 और अदर गाइडेंस नोट्स के जो क्वेश्चन है वो ओल्डर हैं सारे, माने अमेंडमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उनको आप लोग खुद घर में बैठ के पढ़ लेंगे। उसी तरह का इलस्ट्रेशन है, जैसा मेरा एज के पीछे में 20-20 इलस्ट्रेशन नहीं होता है क्या, वही सब इलस्ट्रेशन है। प्लीज ये इलस्ट्रेशन अलग से जरूर कीजिएगा, बिकॉज दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड न्यूली बाय द इंस्टीट्यूट, दे आर न्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सो दे मस्ट बी स्टडीड एंड विदाउट एनी डाउट। इज इट डन? और एक बार सुन लो, इंडेस रिलेटेड जो 2 ठो इंडेस 111 और इंडेस 118, जो 2 नया इंडेस है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, आप लोगों को इंडेस की क्लास में हम करवा देंगे, और जिन बच्चों को अमेंडमेंट करना है मान लो, वो लोग इसमें से रीड कर लेगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। कब मिलेंगे? फ्राइडे को ना आप लोग बुक मत लाइएगा कोई सा भी। फ्राइडे को हम आपको बुक देंगे होल्डिंग कंपनी का। फ्राइडे से वी आर स्टार्टिंग होल्डिंग कंपनी। ओके, 1 मिनट रुकिए, क्या कहानी बोलिए तो? होल्डिंग कंपनी अमलगमेशन टाइप का बड़ा चैप्टर, एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का, हाँ पक्का आपको मिलेगा। तो फ्राइडे से वी आर स्टार्टिंग होल्डिंग कंपनी। ठीक है, क्या बोल रहे थे तुम? हाँ, मंडे एक दिन छुट्टी रहेगा। मंडे के दिन तो होली खेलेंगे लोग ना, तो क्लास ऐसे भी हो ही नहीं पाएगा, है ना? हाँ, तो फ्राइडे से भी लेट अस स्टार्ट। सो मंडे इज एन ऑफ डे। हाँ, बहुत दिन तक हमको भी छुट्टी नहीं मिला, बहुत दिन हो गए।